हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी आधारित साइंस के क्वेश्चन और आंसर। ये सेट नंबर 3 है। इससे पहले 2 सेट आ चुके हैं, 1 से लेकर के 20 नंबर क्वेश्चन तक हम सब देखे थे। इस वीडियो में यानी सेट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक देखेंगे। और ये एनसीईआरटी के सारे प्रश्न हैं और आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। इसका आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करना हो तो टेलीग्राम लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, बहुत इंटरेस्टिंग सब क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ। तो 21 है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है। ध्वनि मतलब साउंड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबलता, लाउडनेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई ध्वनि हमें धीमी सुनाई पड़ती है तो उसकी प्रबलता कम होती है, जबकि तेज सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की प्रबलता अधिक होती है। तो धीरे बोलेंगे तो उसकी प्रबलता कम होगी और बहुत जोर से बोलेंगे तो उसकी प्रबलता अधिक होगी। सेकेंड पॉइंट है, ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है, तो डेसिबल से मापी जाती है। इसका SI मात्रक वाट प्रति मीटर होता है। बगल में आपको फोटो दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी बार ये वाला आ चुका है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है, तो उसका कारण क्या है, प्रबलता। तो 21 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबको बचपन की याद आएगी, बगल में फोटो देखकर। तो इसी लैब में हम सब पढ़ा करते थे। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, किस कारण से लालटेन में मिट्टी का तेल, जिसको केरोसिन बोलते हैं, मिट्टी का तेल ऊपर की ओर चढ़ जाता है और आप आसानी से आग जला सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केशिकत्व। चलिए केशिकत्व के कुछ और उदाहरण समझते हैं। तो पौधे की जड़ों में जल देने पर वह केश नलियों के द्वारा ऊपर टहनियों तक पहुंचता है। अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आया तो पौधे में आप पानी देते हैं जड़ में, लेकिन आप देखते हैं कि मुरझाया पौधा थोड़ी देर बाद बहुत खिला खिला नजर आता है। इसका कारण क्या है, केशिकत्व। ठीक है, लेकिन अगर बायोलॉजी के संदर्भ में क्वेश्चन आया तो आप बोलेंगे कि जल जो है वो जाइलम पहुंचाता है पौधे के शीर्ष तक, और खनिज और जितना भी भोज्य पदार्थ है, मतलब पौधा जो भोजन बनाता है वो कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। ठीक है, तो बायोलॉजी के संदर्भ में होगा कि जल पहुंचाता है जाइलम और खनिज वगैरह पहुंचाता है फ्लोएम। लेकिन फिजिक्स के संदर्भ में ये होगा कि केशिकत्व के कारण हम पौधे की जड़ों में पानी देते हैं और वो जड़ से पूरे ऊपर टहनियों तक कैसे पहुंचता है, केशिकत्व के कारण। उसके बाद एक नीचे एक और मैं उदाहरण दिया हूं, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। किसान वर्षा होने पर खेत को जोत देता है, जिससे मिट्टी में बनी केश नलियां टूट जाती है और नीचे नमी बनी रहती है। अगर जुताई नहीं की जाए तो जल मिट्टी की केश नलियों द्वारा ऊपर आ जाएगा और वाष्प बनकर उड़ जाएगा। देखिए, जब बारिश पड़ता है तो किसान को उसी टाइम खेत को अच्छे से जोत लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि धीरे धीरे जल जो नीचे है, जो नमी बना हुआ है मिट्टी के नीचे, वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा केशिकत्व के कारण, और वो फिर वाष्प बन के उड़ जाएगा और मिट्टी क्या हो जाएगा, सूखा हो जाता है। ठीक है, तो 2 उदाहरण से हम सब समझे। बगल में आपको दिख रहा होगा लैंप, तो मैं टिक कर देता हूं। तो इसमें तेल भरा जाता था और ऊपर आप बत्ती ऊपर कैसे चढ़ता था, तो केशिकत्व के कारण, और तभी हम सब आग जला पाते थे। तो ये सब उदाहरण से आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहा है, चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, लेकिन खास करके बीपीएससी और बिहार दरोगा जैसे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। ये क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पतली सुई किस कारण से पानी में तैरती है, तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव के कुछ और उदाहरण समझते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। पारे की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती है। उसके बाद है शेविंग ब्रश के बाल पानी से बाहर निकालने पर आपस में पृष्ठ तनाव के कारण ही चिपक जाते हैं। ये लड़के को पता होगा जो शेविंग करते हैं। तो जब भी आप बियर्ड बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो वो शेविंग ब्रश जो होता है उसमें बाल चिपक जाता है, तो उसका क्या कारण है, पृष्ठ तनाव। तो जब भी आप शेविंग करेंगे तो आप याद रखेंगे कि एक्चुअल में ये किस कारण से हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है साधारण जल की अपेक्षा साबुन के घोल के अधिक बड़े बुलबुले पृष्ठ तनाव के कारण बनते हैं। उसके बाद गर्म सूप तो सभी पिए होंगे, गर्म सूप का अधिक स्वादिष्ट लगना भी पृष्ठ तनाव का कारण होता है। तो ये 4-5 उदाहरण से आप याद रखेंगे, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। तो पृष्ठ तनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फिजिक्स में।
ठीक है, सरफेस टेंस। तो ये पूछता है, मतलब इससे बहुत सारे क्वेश्चन पिछले कुछ वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ आप इस पांचों उदाहरण को याद कर लेंगे। आइए 24 नंबर देखते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? बगल में फोटो भी मैं बना चुका हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। पास्कल के नियम से 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तो हो गया हाइड्रोलिक ब्रेक, दूसरा मैं नीचे लिख चुका हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस। तो जैसे ये हाइड्रोलिक आप देखेंगे पास्कल का नियम लगा देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस किस नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब नीचे मैं पास्कल का नियम लिख चुका हूं, देख लें। यदि सभी बिंदु एक ही ऊंचाई पर हो तो विराम स्थिति में तरल के सभी बिंदुओं पर दाब समान होगा। यह पास्कल का नियम कहलाता है। देखिए गियर वाला साइकिल बहुत आ गया, तो उस सब में हाइड्रोलिक ब्रेक लगता है। तो जैसे आप ब्रेक दाबेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, वो आसानी से स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी तरंगे, अल्ट्रावायलेट किरण इसको बोलते हैं। चलिए इसके कुछ और भी उदाहरण समझते हैं, फिर इसका डेफिनेशन भी हम सब देखेंगे। तो पराबैंगनी तरंगे का उपयोग चोरों से सुरक्षा में अलार्म के रूप में किया जाता है, खनिज के प्रति दर्श की जांच करने में किया जाता है, ठीक है, मतलब खनिज की जांच करने में कि ये शुद्ध है कि नहीं है। तीसरा है अणुओं की संरचना ज्ञात करने में किया जाता है। चौथा है चिकित्सा में उपयोग आने वाले उपकरणों को शुद्ध रखने में किया जाता है। तो इतने इसके उदाहरण हैं, लेकिन मुख्यतः जो एग्जाम में पूछा जाता है वो जीवाणुओं को नष्ट करने में किस तरंग का उपयोग होता है? तो पराबैंगनी तरंगे। अब इसका डिफिनेशन बगल में देखिए। पराबैंगनी तरंगे का उत्सर्जन एक विशेष प्रकार के लैंप तथा बहुत अधिक तप्त वस्तुओं द्वारा होता है, मतलब बहुत गर्म वस्तुओं द्वारा होता है। सूर्य इन किरणों का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जक है। पराबैंगनी किरणें निकलती है सूर्य से। अच्छा, पराबैंगनी किरणें तरंग से कौन सी परत यानी एटमॉस्फेयर की कौन सी परत हमें रक्षा करती है? तो ओजोन परत, ठीक है। तो पराबैंगनी किरण को ओजोन परत अवशोषित कर लेता है। इसलिए जैसे जैसे देखिए सिंपल सा बात है, और मनुष्य देखिए कितना गलत करते जा रहा है। जैसे जैसे हम सब पॉल्यूशन को बढ़ाएंगे, कार्बन का उत्सर्जन अधिक करेंगे, ठीक है। गाड़ी मोटर बहुत ज़्यादा चलाता है युवा, तो उससे क्या निकलता है? धुआं निकलता है। उससे क्या होता है? ओजोन परत जो है वो धीरे धीरे हट रहा है, जिससे पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट हमारे शरीर पे पड़ती है, जिससे 2-3 बीमारी बहुत उभर कर आ रही है, जिसमें से मुख्य बीमारी है कैंसर, ठीक है। उससे डायरेक्ट आदमी जो है ऊपर निकल लेता है। तो इस कारण से आप ये समझ लें कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है ओजोन परत। इसका उत्सर्जक है सूर्य, और इसके कुछ उदाहरण आप याद रखेंगे तो आपके एग्जाम निकालने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 26 देखते हैं। सेशन अच्छी लग रही हो तो चैनल को आप सब सब्सक्राइब जरूर कर लें। 26 नंबर है, समान बातचीत करने पर कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डेसिबल। अब WHO जो है कुछ क्राइटेरिया निकालता है। WHO है कौन? तो WHO को बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसके बारे में मैं करंट अफेयर्स के वीडियो में हमेशा बताते रहता हूं। तो समान बातचीत करने पर कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है? तो 60 डेसिबल। कुछ कुछ का देख लेते हैं, ठीक है। समान श्वास, मतलब नॉर्मली जो सांस ले रहे हैं, तो 10 डेसिबल आवाज होता है। व्यस्त यातायात, बहुत बिजी ट्रैफिक है, तो 70 डेसिबल। मंद फुसफुसाहट, मतलब जब आप किसी का शिकायत करते हैं उसके कान में, तो 30 डेसिबल। औसत फैक्ट्री जैसे चलता है, तो 80 डेसिबल। और WHO द्वारा कहना है कि 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। तो कभी कभी ये होता है गांव सब में कि जिनका हार्ट कमजोर होता है, बूढ़े व्यक्ति का, तो बगल से जैसे ही डीजे गाड़ी टपा तो वो जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनको हार्ट अटैक की समस्या आती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए वो 60 डेसिबल से अधिक है, 80 डेसिबल से अधिक है, तो वो बूढ़े आदमी के लिए कष्टदायक है, जवान के लिए भी कष्टदायक है, क्योंकि WHO द्वारा कहा गया है। एक और बात क्या बोला गया है WHO द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यानी WHO के अनुसार, एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर 45 डेसिबल होता है। ये UPPCS में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इसी कारण से मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है। चलिए 26 आप सब समझ गए होंगे। चलिए 27 नंबर देखते हैं। चलती हुई बस के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, इसका क्या कारण है? बगल में फोटो देखकर आप समझ लें। आंसर हो जाएगा गति का जड़त्व। सबसे पहले समझते हैं इसको, क्या मतलब ये क्या है एक्चुअली में, गति का जड़त्व क्या है। देखिए बस जब चलता है तो हमारा नीचे का हिस्सा वो बस के साथ कनेक्टेड रहता है,
क्या ऊपर का हिस्सा भी बस के साथ कनेक्टेड रहता है? नहीं। तो जैसे ही बस वाले ड्राइवर साहब ब्रेक मारते हैं तो हमारा शरीर कहाँ चले जाता है? आगे की ओर, क्योंकि हम उस गति में नहीं रह पाते हैं और जैसे ही ब्रेक आता है तो हम गति में आना चाहते हैं। तो जैसे ही गति में आना चाहते हैं तो हमारा शरीर अपने आप कहाँ चले जाता है? आगे की ओर। तो यही कारण है गति का जड़त्व। इसके दो और उदाहरण देखिए, बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तेज दौड़ते घोड़े के अचानक रुक जाने पर घुड़सवार आगे की ओर गिरता है, इसका कारण भी गति का जड़त्व है। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांध देते हैं, इसका कारण यह है कि जब चलती बस अचानक रुकती है तो बस का छत पर रखा सामान गति के जड़त्व के कारण आगे खिसक जाता है, तो सामान गिर सकता है, इसलिए उसको बांध दिया जाता है। तो नॉर्मली जैसे ही क्वेश्चन आएगा कि चलती हुई बस अचानक रुक जाता है तो आप तुरंत याद कर लेंगे गति का जड़त्व, ठीक है? तो आप आंसर सही कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वृत्ताकार मोड़ पर कार का मुड़ना किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र बल। पिछले वीडियो में अपकेंद्र बल हम सब पढ़े थे। जो बाहर की ओर बल लगे वो अपकेंद्र है, जो अंदर की ओर बल लगे अभिकेंद्र बल है, जैसा कि फोटो में आप सब देख रहे हैं। तो जब भी आप वृत्ताकार मोड़ पे, मतलब जहां पे टर्न लेते हैं अपने गाड़ी से या फिर साइकिल से, तो आप किस ओर झुकते हैं? तो बाईं ओर झुकते हैं और अंदर की ओर झुकते हैं, ना कि बाहर की ओर झुकते हैं, ठीक है? चाहे आप लेफ्ट में झुके या राइट में झुके, लेकिन आप हमेशा अंदर की ओर झुकते हैं। तो इसी को बोलते हैं अभिकेंद्र बल, यानी वैसा बल जो अंदर की ओर लगे उसी को बोलते हैं अभिकेंद्र बल। बाकी डिफिनेशन है, आप पढ़ लेंगे इसको। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो इसके वेग में परिवर्तन होने के कारण गतिमान पिंड पर अभिकेंद्र त्वरण कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है और इसी को अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो इतना लंबा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। हम सब साइकिल से मोड़ पे मुड़ेंगे तो कहाँ मुड़ेंगे? तो भीतर की ओर मुड़ेंगे, सिंपल सा बात है। कल करके आप देख लीजिएगा, ठीक है? आगे कर लीजिएगा और गिर जाइएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि अभिकेंद्र बल एक्चुअल में क्या होता है। तो अंदर की ओर जो बल लगे वो अभिकेंद्र है और जो बाहर की ओर बल लगे वो अपकेंद्र है। कल हम सब अपकेंद्र के एग्जाम्पल देखे थे, जैसे दूध से क्रीम निकालना, वॉशिंग मशीन किस बल पे कार्य करता है? तो अपकेंद्र बल पे कार्य करता है। तो यही था 28 नंबर। आगे बढ़ते हैं 29। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको किम जॉन उन की देश उत्तरी कोरिया याद आएगी, क्योंकि 29 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप रट लें। देखिए अब हाइड्रोजन बम में क्या होता है, नीचे में लिख चुका हूं। तो हाइड्रोजन बम के क्रोड में यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रख देते हैं, यानी वो जो क्रोड बना होता है वो यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित होता है। यह नाभिकीय एवं ऐसे पदार्थ में अंतर स्थापित किया जाता है जिसमें ट्यूटोरियल तथा लिथियम होते हैं, तब इस नाभिकीय बम जो विखंडन पर आधारित है इसको अधिविस्फोट करते हैं और हाइड्रोजन बम तैयार हो जाता है। तो हाइड्रोजन बम बहुत ही घातक बम है, ठीक है? उच्च क्वालिटी का बम है जिसका आविष्कार उत्तरी कोरिया द्वारा भी कर लिया गया है, ठीक है? वो तो ट्रेन से भी बहुत सारे बम का प्रक्षेपण कर चुका है उत्तरी कोरिया। तो कभी बताऊंगा मैं, जब आप मिसाइल का क्लास लूंगा तब बताऊंगा कितने प्रकार का मिसाइल होता है, उसी दौरान हम चर्चा करेंगे, ठीक है? फिलहाल आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। चलिए एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर, ब्लैक बोर्ड व चौक के कणों के बीच किस कारण से लिखना संभव हो पाता है? तो आज तक आपके टीचर पढ़ाते होंगे, चौक से बोर्ड पे लिखते होंगे, पर वो किस कारण से होता है? तो आसंजक बल। तो कल से जब भी आप सब स्कूल जाएंगे या जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जब भी लिखेंगे तो याद रखिएगा आसंजक बल के कारण ब्लैक बोर्ड पे हम सब चौक से लिख पाते हैं, ठीक है? इसका एक और उदाहरण देख लीजिए। कांच की प्लेट पर जल डालने पर कांच की प्लेट गीली हो जाती है क्योंकि जल के अणु कांच के अणुओं से आसंजक बल के कारण चिपक जाते हैं। इसका डेफिनेशन भी मैं नीचे लिख चुका हूं। दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आया, अंतरा आणविक आकर्षण बल, इसको आप समझेंगे तभी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअल में मैं एक फोटो बनाता हूं, उसके अनुसार आपको समझाता हूं। तो ये है अंतरा आणविक आकर्षण बल, एक दूसरे को खींचता है। वो जो आप डॉट 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 देख रहे हैं उसके बीच जो खाली स्थान है उसको बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान, ठीक है? इन दोनों के बीच में जो बल लगता है उसी को बोलते हैं अंतरा आणविक बल। अब कैसे समझेंगे? तो मैं दो चीज लेता हूं। ठोस मतलब कोई स्ट्रांग चीज, जैसे कि कभी कभी कोई चीज आसानी से टूट जाता है और कोई चीज आसानी से नहीं टूटता है। तो जिसका अंतरा आणविक आकर्षण बल यानी डॉट 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 जो है वो बहुत अधिक होगा
वो बहुत ज़्यादा ठोस होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और जिसका अंतरा आणविक बल यानी जिसमें डॉट 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 कम होगा वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। ठीक है, तो अंतरा आणविक बल के कारण ही कोई वस्तु ठोस या स्ट्रांग होती है या बहुत कमज़ोर होती है। ठीक है, तो यही था मेनली समझाना। तो ये 30 नंबर था। तो ये एनसीईआरटी आधारित साइंस के प्रश्न उत्तर का सेट नंबर 3 समाप्त होता है। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। पढ़ने में मजा आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और इस क्वेश्चन का आप सब प्लीज़ नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि बिहार एसएससी में जब तक एग्जाम होगा अगले 4 से 5 महीने में आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, और 5 महीने में टोटल 150 दिन होता है। 150 गुना 10 करेंगे, 10 क्वेश्चन डेली हम सब करते हैं, तो कितना हो जाएगा 1500 क्वेश्चन के आसपास आप कर लिए होंगे। तो प्लीज़ आप 1500 क्वेश्चन में से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ इसका नोट्स जरूर तैयार करें। और अभी शुरुआत ही हुआ है, 2 ही सेट डाला हो, तो आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और एक लाइक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।